नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों को देखकर ये लगता है कि आखिर ये किस चीज़ के बने हुए हैं। हिम्मत ऐसी है कि जहाँ मर्जी डट जाते हैं, जज्बा ऐसा है कि कभी हार ही नहीं मानते। उन लोगों को देखकर जी ये करता है कि इन्हें छू कर देखें और पता करें कि ये असली तो हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसी ही एक तेजस्विनी जिससे आज हम आपको मिलवाएंगे और उनका नाम है दीपा मलिक। शारीरिक अक्षमता का मतलब किसी का मोहताज होना नहीं। अगर जज्बा हो, चाहत हो तो नए आसमान तलाशे जा सकते हैं। ऐसी ही जबरदस्त इच्छा शक्ति की जीती जागती मिसाल है दीपा मलिक। अपने दूसरे प्रसव के बाद आधे शरीर से अशक्त होने के बावजूद दीपा मलिक ने न धैर्य खोया न साहस। एक छोटी सी घटना जिसमें बेटी के स्कूल टिफिन पर किए गए मजाक ने इन्हें रेस्टोरेंट खोलने की प्रेरणा दी, तो वहीं अपनी एक और बेटी के स्विमिंग पूल में उतरने के डर ने इन्हें तैराक बना दिया। बुलंद इरादों से शुरू इस सफर ने खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने का हौसला दिया। रेड डी हिमालय और डेजर्ट स्टॉर्म जैसी मोटर रैलियों में सफल भागीदारी के साथ साथ तैराकी, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट जैसे पहले राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 64 मेडल्स हासिल करने वाली दीपा मलिक 42 साल की उम्र में देश की सबसे ज्यादा उम्र की अर्जुन पुरस्कार विजेता बनी और बनी हमारी तेजस्विनी। तो आइए मिलते हैं एक ऑलराउंडर, एक विनर, एक वंडर वुमन से, हमारी आज की तेजस्विनी दीपा मलिक। बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी आपका तेजस्विनी में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आके। मतलब 36 साल की उम्र से आपने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन फिर उसके बाद अचानक जो कुछ आपके साथ हुआ और 36 साल की उम्र में आपने एक स्पोर्ट्स करियर अपना लिया। आपका पूरा का पूरा जीवन पढ़ने में लगता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली वो बहुत बात की कहानी है। मैंने सब कुछ है बड़ी अजीब उम्र में किया है और पता नहीं सही समय पे किया है या गलत समय पे किया है, क्योंकि पहली बार जब चलना सीखा तो एक आम बच्चे की तरह चलना सीखा, जैसे हर बच्चा पैदा होके चलना सीखता है। लेकिन 5-6 वर्ष की आयु में मैं वो भूल गई, क्योंकि मेरा पहला ट्यूमर उस उम्र में आया था और 2-1 साल तो पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या। माता पिता अस्पताल से अस्पताल लेकर घूमते रहे। छुट्टियां ख़त्म हो गई, पिताजी आर्मी ऑफिसर में थे तो विदाउट पे छुट्टियां ली। पैसे ख़त्म हो गए तो कंधों पे डाल के हर अस्पताल, हर सिटी, कभी बॉम्बे, वेलूर, बैंगलोर, ये नहीं पता लग रहा था कि मुझे हुआ क्या है। और क्योंकि इतनी तकनीकी तब वो नहीं थी, MRI और ये सब, तो करते करते फाइनली पूना में ले जाके मेरे फादर ने एक जूनियर रैंक पे अपनी पोस्टिंग करवाई, वहाँ मेरा इलाज करवाया और लगभग 1.5-2 साल के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कहीं जाके पता लगा कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। और 7 वर्ष की आयु में मेरी सर्जरी हुई। लगभग 9 वर्ष की आयु तक मैंने दोबारा चलना सीखा। एक वो फेज़ रहा जो बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बचपन की उस बीमारी ने बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत सहन शक्ति सिखाई, धन्यवाद देना सिखाया सबको जिन्होंने सेवा करी, जिन्होंने इलाज किया, जिन्होंने चलाने में मेहनत की। माता पिता की धैर्यशीलता को सराहा। बहुत जल्दी एक छोटी उम्र में एप्रिसिएशन करने की जो वैल्यूज़ हैं वो सीख ली। तो फिर कब ऐसा हुआ कि मतलब जब लगा कि मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही एक व्हील चेयर पे आ जाएगी और मैं क्या करूँगी, ये मौका, मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और बहुत अच्छी ज़िंदगी निकली, अच्छी कॉलेज लाइफ लिखी, कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स लिखा, लेकिन बहुत ज़रूरी और बहुत एक अहम शौक़ पैदा हो गया। उनको मैं पहियों का शौक़ बोलती हूँ। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का, गाड़ियों चलाने का, ये बहुत एक शौक़ लगा। और अक्सर मैं कहती थी मुझे पहिए पसंद है, मुझे पहिए पसंद है। और खैर इस पसंद के चलते मेरा विवाह हुआ, वो भी बहुत जल्दी हुआ। 19.5 वर्ष की आयु में कॉलेज से निकलते निकलते मेरा विवाह हो गया। वो भी इसीलिए कि उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करी। अच्छा। और मेरे इन पहियों के प्यार को सराहा। लेकिन शायद हर तरीके से पहिए मेरी ज़िंदगी में आने वाले थे। मेरे ट्यूमर वापस आने लगे
और लगभग 30 वर्ष की आयु में जब मेरी मेरी 2 बेटियां हैं वो पैदा हो गई, उसके बाद लेकिन एक हादसा और हुआ हमारी ज़िंदगी में। बड़ी बिटिया केवल 1 वर्ष की थी कि मोटरसाइकिल से ही उसका एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई और उसका बायां हिस्सा पैरालाइज हुआ। फिर हम उसकी अपंगता से जूझे, उसमें से रिकवरी हुई, कुछ रह गया, कुछ ठीक हुआ। उस बच्ची ने भी 2 बार चलना सीखा। सो इन अ वे कि द हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ इन आवर फैमिली। एंड बहुत रोई मैं कि मेरा बचपन ऐसा निकला, फिर मेरे बच्चे के बचपन में ये क्यों। तो मेरे फादर ने कहा ज़रिया नहीं नज़रिया बदलो। आगे चलकर 30 वर्ष की आयु में जब मुझे ये ट्यूमर वापस आए और इस वक्त डॉक्टर ने ये कहा कि अब आप दोबारा नहीं चलेंगी, तो यही 2 बच्चियां थी जिन्होंने मुझे फिर से चलना और बड़ा होना सिखाया। फिर उसके बाद मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब मैं अब स्पोर्ट्स करूं, मैं मतलब आप स्पोर्ट्स में कोई चीज़ तो छोड़ी नहीं है आपने। हाँ, आप धुआंधार गाड़ियाँ चलाती हैं, बाइक चलाती हैं, आप स्विमिंग करती हैं। आई थिंक ये एक वो जर्नी थी, एक पता नहीं ये अचीवमेंट्स कब बन गई। ऑनेस्टली मैं ये कहूँ ये सब वो एक्टिविटीज़ थी जो एक सामाजिक धारणा को तोड़ने के लिए की गई थी। क्योंकि जब मैं पैरालाइज हुई तो मैंने अपने आप को खूबसूरती से तैयार किया। मैंने बहुत अच्छी एक आर्मी वाइफ बन के दिखाया, क्योंकि हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे। मैंने नहीं कहा तुम मुझे संभालने आओ। और मैंने अपनी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से निभाई। मैंने अपने घर में कुछ बदलाव किए, मैंने अपने बच्चों की दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। अपने एक अच्छी माँ बनने के लिए बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देती थी, क्योंकि मैं व्हील चेयर से एक माँ थी। तो वो सब मेहनत करने के बावजूद लोग ये कहते थे कि इसकी ज़िंदगी एक कमरे में ख़त्म हो जाएगी। हाउ डिड यू मैनेज इट ऑल? कैसे आपने संभाला? मतलब बच्चियां स्कूल के लिए भी जाने के लिए तैयार हो रही हैं, उन्हें खाना भी चाहिए, उन्हें नहलाना भी चाहिए, तमाम तरह के काम होते हैं घर में। I made a good manager. I became a manager then a worker. मैंने इस तरीके से देखा कि मेरा सुपरविजन जो एक है वो थोड़ा मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने एक दिन पहले खाने की तैयारी शुरू करी। अच्छा। मैंने तकनीकी का इस्तेमाल किया। मैंने अपने घर में माइक्रोवेव लेकर आई, माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन लेकर आई, जो चीज़ मैं कुर्सी से बैठे बैठे आसानी से कर सकूं। कुछ चीज़ों का लेवल डाउन किया जिसमें बैठे बैठे मैं आज तक बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ और ज़्यादातर कुकिंग खुद करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। और आपने तो केटरिंग का बिजनेस भी किया। एब्सोल्युटली। आई थिंक यही एक जर्नी थी जिसमें जब मुझे ये कहा गया कि आप बच्चे नहीं पाल पाएंगी, पढ़ा नहीं पाएंगी, तो मैंने एक छोटा सा अपना केटरिंग बिजनेस शुरू किया था जो 7 साल बहुत खूबसूरती से चला। लेकिन कहीं वहाँ पे भी टीस रह गई थी, और टीस ये थी कि जो मिलता था बोलता हमें तो मोटरसाइकिल वाली दीपा याद आती है, अरे वो कारों वाली दीपा याद आती है, कुछ भी कर लो, ये केटरिंग वेटरिंग तो ठीक है। लेकिन एवरीबडी यूज्ड टू लुक एट मी लाइक अ पेशेंट, कि जैसे मैं अभी भी एक रोगी हूँ। क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली अपनी फिजियोथेरेपी सेंटर जाया करती थी, एंड फिजियोथेरेपी सेंटर वाज इन द हॉस्पिटल, सो आई वाज टेकन एज अ पेशेंट। सो आई स्टार्टेड शिफ्टिंग माय फोकस टू जिम एंड स्विमिंग पूल। फिर मैंने कहा यही एक्सरसाइज अगर मैं वहाँ ना करके यहाँ करूँ। और फिर धीरे धीरे चर्चा हुई, उससे मेरी 2 मदद हुई। एक तो मेरी बॉडी स्पोर्ट्स के लिए तैयार हुई, दूसरा मेरी बॉडी के कंधे स्ट्रॉन्ग हुए तो मैं मोटरसाइकिलिस्ट भी वापस बन गई, उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी, तो कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और बड़ी सफलता के साथ किया। कई आपने नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स वाला जो ये एक आपने कहा कि उसकी ट्रेनिंग कहीं शुरू हो गई थी। स्पोर्ट्स का ऐसा हुआ कि जब मेरे रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट ने अवार्ड जीता और आप जैसे ही चैनल ने आके उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और उन्होंने मेरी दिनचर्या को जब दर्शाया, तो ये तभी मैं कहती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत माध्यम है टेलीविज़न। क्योंकि लोगों ने मुझे स्विमिंग करते हुए देखा और एकदम से मेरे को इनविटेशन आया नेशनल्स के लिए। और नेशनल्स में एंटर करते ही आई क्रिएटेड नेशनल रिकॉर्ड्स एंड इमीडिएटली मेरा कुआलालंपुर जाने के लिए सिलेक्शन हुआ और 3 मंथ्स के अंदर मैं एक इंटरनेशनल पोजीशन रैंकिंग लेकर वापस आई। तो 36 वर्ष की आयु में ऐसे एज अ स्विमर मेरा शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे मैंने 39 इयर्स की एज में मैंने जैवलिन एंड शॉट पुट एंड एथलेटिक्स जैसी चीज़ों की ट्रेनिंग करी। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अपंगता या कोई भी उम्र आपको
अपने लिए नए गोल सेट करने से या उनको अचीव करने से या उसकी तरफ रुख करके मेहनत करने से नहीं रोक सकती, अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है और आपके इरादे नेक हैं। जी। अच्छा, आपने इतनी इतनी कार रेसेस में आप गई हैं और बहुत डेंजरस जगहों पर आप चली जाती हैं, आप तैरती हैं तो कहीं कहीं तैर के आ जाती हैं किलोमीटर्स तक आप तैर लेती हैं, तो ये जो हिम्मत है, जज्बा है, मतलब औरतों के लिए लोग कहते हैं एक स्टीरियोटाइप वाला जो जुमला रहता है कि सब कैसे आप कर पाओगे, जब मेरे हिम्मत कहाँ से, मतलब आपके अंदर कहाँ से ये इतनी सारी कूट कूट के हिम्मत भरी हुई? जब नेशनल एक बहुत नामी गिरामी मैगज़ीन है, उसमें पहली बार जब एक नेशनल मैगज़ीन में मेरा आर्टिकल आया था या मेरे बारे में छपा था, तो उसका टाइटल था आई रिफ्यूज़ टू बी एनीबडीज़ स्टीरियोटाइप। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं उस रूढ़िवादिता मानसिकता और जो ये एक धारणा है सामाजिक, अपंग व्यक्ति या अपंग औरत या केवल औरत, तो उस बैरियर्स को तोड़कर मैं एक लाइव एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है। अगर और रही शक्ति की बात, तो मेरे फादर और मेरे मदर अक्सर कहते हैं कि औरत का जो भी स्वरूप आप अपने किसी भी पिक्चर में या अपनी माइथोलॉजी में देखें तो उसके कई हाथ होते हैं। जो और औरत को तो कहते हैं ना, हम ये तो ऑलरेडी बॉर्न, हम तो शक्ति के रूप में पहले ही जन्म लेकर पैदा होते हैं, सिर्फ उसको पहचानने की देर होती है। कभी सड़क पर जाते हुए या कभी रिश्तेदारों के बीच में बैठ के कभी आपके साथ में ऐसा कोई वाक़या हुआ जहाँ पे आपने दो टूक जवाब दिया हो, पलट के किसी पर आपने सुनाया हो, कब कुछ इस तरह का? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं दिल्ली में ही जहाँ पहले रहती थी और वहाँ पे लिफ्ट तक पहुँचने के लिए भी 4 सीढ़ियाँ थी। अच्छा। तो रोज़ मैं जब अपनी ट्रेनिंग के लिए उतरती थी तो वो मेरे को वो सीढ़ियाँ उतारी जाती, और तो सुबह का वक्त होता था, अक्सर बुज़ुर्ग लोग, औरतें वॉक करते हुए वहाँ से निकलती, तो अक्सर वो एक ग्रुप था लेडीज़ का, वो हमेशा ये कहता था, हाय हाय बेचारी की ज़िंदगी, ये तो सुबह सुबह ऐसे लगता है जैसे अर्थी पे उतर रही है। तो मैंने उनको आवाज़ लगा कर कहा कि, मैंने कहा आंटी जी, पालकियाँ भी 4 लोग उठाते हैं, महारानियों की। तो ये तो सोचने का ढंग है। और एक और वाक़या है जिसमें मैं कार में बड़े से चश्मे लगा के और ऐसे बाल वाल ऐसे कटे हुए हैं मेरे, मैं बैठी थी और लोगों ने कहा वाह वाह, 4-5 लड़के खड़े थे पार्किंग में और वो एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे, देख देख। अच्छा। मतलब एक खूबसूरत चेहरा गाड़ी में से दिख रहा है, स्टाइलिश। एंड फिर मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा के व्हील चेयर पर बिठाया अंदर ले जाने के लिए। तो उनमें से एक ने कहा कि लो, चलती तो है नहीं, चश्मा इतना बड़ा लगा रखा है। तो मैंने व्हील चेयर पे उनके पास जाकर कहा, मैं कहा भाई साहब, चश्मा चलने के कब काम आता है, ये तो धूप का है। सच है। तो ना चलते हुए क्या आंखों में धूप नहीं लगती? तो ये जो एक कोरिलेटिव सोच है, एक अपंग की विडोज वेयर वाइट एंड पैरालाइज्ड पीपल और व्हील चेयर पीपल आर सैड। यहाँ तक कि मैं हवाई जहाज़ों में भी पहले ऑब्जेक्शन उठाया करती थी, अब तो हमारे ऑब्जेक्शन की वजह से चेंज हो गया है। वो कहते हैं कि व्हील चेयर पेशेंट, हम कहते थे व्हील चेयर पैसेंजर लिखिए या व्हील चेयर गेस्ट लिखिए। मतलब व्हील चेयर का अर्थ ये थोड़ी है कि पेशेंट ही है। अब मैं तो, मेरे से फिट लेडी आप निकाल के दिखा दीजिए, कोई नहीं हो सकती। दीपा जी से बातचीत हमारी अभी तेजस्विनी पे जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे आने के बाद, जैसे अभी बात कर रही थी कि सजने संवरने का बहुत शौक है, खूबसूरत दिखने का बहुत शौक है, ये भी एक कला है जिसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। छोटे से ब्रेक के बाद आज हम एक ऐसी वंडर वुमन से बात कर रहे हैं जो अपने आप में अनोखी हैं, दीपा मलिक जिनका नाम है। दीपा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप जैसे बता रही थी कि सजने संवरने का आपको बेहद शौक है और आपने रैंप मॉडलिंग भी की हुई है, व्हील चेयर पे भी की है। और एक बार जब मेरी हल्की हल्की दर्द शुरू हो गया था और मैं लगड़ाने लगी थी पैरों में, जब ट्यूमर आ गया था और पता था, उस दौरान एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था ऊटी में और मैंने उसमें अपना नामांकन दिया था। और लोगों ने, औरतों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ये थोड़ा सा टेढ़ा चलती है, फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्यों जा रही है। और ये सवाल मुझे जजेस ने भी पूछा कि आप हल्का सा लंगड़ा रही हैं, बाकी आपके वस्त्र बहुत सुंदर हैं, आप तैयार बड़ा अच्छा हुई हैं, आपके जवाब अच्छे हैं, आपका टैलेंट राउंड अच्छा है, लेकिन ये जो चाल में हल्का सा जो फ़र्क आता है। और मैंने उस स्टेज पे कहा था कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम मुझे अपने आप को खूबसूरत महसूस करने से नहीं रोक सकती। क्या बात है। और
इसके चलते मुझे रनर्स अप की ट्रॉफी भी मिली थी। सत्यपाल का एक ऐसा शो था जिसमें मैंने कहा कि व्हाई कांट आई बी द शो स्टॉपर, आई एम ऑल्सो एन अनस्टॉपेबल वुमन। सो दैट वाज द ओनली डे आई वॉज कॉल्ड द स्टॉपर बिकॉज मैंने उस दिन की मैं शो स्टॉपर थी। और एक और एफर्ट मैंने लिया और वो बहुत सराहा भी गया। मैंने तान्या चैतन्य जी को एक लेटर लिखा, फेमिना की जो एडिटर हैं, जो विमेंस मैगज़ीन है, मैंने उनको लिखा कि मैम ये कहा जाता है दैट ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, इट्स टाइम टू चेंज द बिहोल्डर्स आइज इन इंडिया, व्हाई कांट आई डू अ फैशन शूट। एंड उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक नया सीरीज़ ही शुरू कर दिया, फैशन फॉर ऑल। आप जिस तरीके से बात करती हैं, निश्चित रूप से आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमें मालूम है, लेकिन ये आता कहाँ से? मतलब ये सारी जो ये विचारों का एकदम जो प्रवाह आता है, ये जो पोइटिक्स आती हैं, ये जो एक फ्लो आता है, ये कहाँ से, झरना कहाँ से फूट रहा है? देखिए, वही मैं कहती हूँ कि ज़रिया नहीं, नज़रिए को बदलना है। और जैसे कहते हैं कि एक शब्द है अंग्रेज़ी का, सफ़र, उसे हिंदी में कर लें तो बन जाती है जर्नी। अंग्रेज़ी वाला तो खैर खराब है, अंग्रेज़ी वाला ख़राब है। हाँ। तो अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। मैं पैरालाइज हो गई, छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, मेरा ब्लैडर बाउल चला गया, मेरा बॉडी का टेम्परेचर चला गया, मेरे फेफड़ों ने सांस पूरी भरनी बंद कर दी, मुझे थायराइड हो गया, गॉल स्टोन हो गया, मेरे को ट्यूमर का बार बार ट्रीटमेंट चलता है। मतलब कहने को हज़ारों मेरी तकलीफ़ें हैं और टांगों ने चलना बंद कर दिया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो हैं, तय तो करना है तो क्यों ना हंसकर, ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। बहुत खूब, बहुत अब वो खूब। सफ़र कौन सा ले रहे, दोनों भी हैं तो भी सफ़र तो है। तो आप जाती हैं बड़ी बड़ी जगह पे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आप एक्चुअली ये मोटिवेशन देती हैं लोगों को? ये भी शायद ज़रूरत से शुरू हुआ जब मैं दिल्ली आके बस गई अपने खेलों के लिए, और ये कुछ मुद्दे लेकर जिनके लिए मैं स्ट्रगल करती हूँ या मैं आवाज़ उठाती हूँ, और प्रैक्टिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए भी मुझे दिल्ली सूट करता है। तो यहाँ पे रहना थोड़ा सा महंगा था और मेरा रेस्टोरेंट बिज़नेस क्लोज डाउन हो गया था क्योंकि मैं CWG किलो से बंद कर आई थी। तो ये सस्टेनेंस का एक सवाल उठने लगा। ट्रेनिंग महंगी है, एक्सपेंसिव है, रहना एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, इक्विपमेंट, तो इन सब खर्चों को मीट करने के लिए फिर मैंने एक तरीका निकाला कि मेरी कुछ दोस्तों ने ये सजेस्ट किया कि आप बोलिए, आप बोलती हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि औरत का बोलना क्योंकि औरतों को बोलना तो बहुत ही आसान है ना, तो लेकिन बोले आप जो भी बोलती हैं दिल से बोलिए, और वही हुआ। लेकिन दीपा ये बताइए कि आप एक अर्जुन अवॉर्डी हैं, हम देख रहे हैं कि घर आपका छोटा है लेकिन मेडल्स शायद बहुत ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा हैं। एक अर्जुन अवॉर्डी की ज़िंदगी क्या होती है, क्या, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करती हैं? सही मायने में बताऊं तो अर्जुन अवार्ड का जिस दिन मुझे खिताब मिला प्रेसिडेंट से, एक तो उस दिन बहुत खूबसूरत वाक़या हुआ। जब मैं प्रेसिडेंट भवन में, हमें ले जा रहे थे अशोका होटल से, तो हमें पहले ले गए थे क्योंकि हम लोग अवॉर्डीज़ थे, हमें अलग से जाना था और फैमिली ने अलग से आना था। तो जाने से पहले जैसे दोनों पिताजी थे, मेरे ससुर जी भी थे, मेरे पिताजी भी थे, तो एक अपना एक रिचुअल होता है कि मैं उनसे आशीर्वाद लेकर जाऊं इतने बड़े अवार्ड के लिए। मैं अंदर गई तो मैंने अंदर 4 जनों को देखा, मेरे ब्रदर को, मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर को और मेरे ससुर जी को। चारों आर्मी से हैं और प्रेसिडेंट आर्मी के हेड हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त वो तैयार हो रहे थे मेरी वजह से वहाँ जाने के लिए। बहुत बढ़िया। और दोनों पेरेंट्स, फादर्स, वो लगे हुए थे अपने मेडल चमकाने में, सेरेमोनियल ड्रेस में लगाने के लिए, और एक दूसरे के मेडल देख रहे थे कि, और उनको 20-20 साल रिटायर हुए हो चुके थे, तो 20 साल बाद उन्होंने वो मेडल निकाले मेरे अवार्ड के लिए। तो मेरे लिए बहुत अहम दिन था। और दूसरी चीज़ जो अर्जुन अवार्डी ने लिखी, अभी कहीं ये नहीं लिखा जाता पैराप्लेजिक दीपा मलिक या व्हीलचेयर एथलीट दीपा मलिक, अब सिर्फ लिखा जाता है अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक। सो दिस अवार्ड हैज़ एक्चुअली इरेज्ड द व्हीलचेयर इन द आइज ऑफ द सोसाइटी।
बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, मैडम मैं भी आपकी तरह खेलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उन्हें ये कहने की कि हाँ आप दिल्ली आ जाइए। अगर मैं उन्हें बुला लूँ, मैं एक व्हील चेयर की लड़की को कहाँ रखूँ, मैं उसे कहाँ से ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग दूँ। अभी हमारे ट्रेंड कोचेस कम हैं, अभी हमारे डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने वाले जो प्लानिंग है वो कम है। सो आई थिंक स्पोर्ट्स में तो अभी स्पेशली थोड़ा सा और जद्दोजहद की ज़रूरत है। दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बिकॉज एक जैवलिन 50-60 हज़ार रुपये का आता है। तो जगह जगह मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आप इतना कुछ कर रही हैं, मतलब आप स्विमिंग भी कर रही हैं, आप एथलीट भी हैं, आप बाइक भी चला रही हैं, आप गाड़ियाँ भी चला, कितना खर्चा, मतलब कितना सब एक आपको चाहिए, ज़रूरत है, तभी आप ये सब कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं मोटरसाइकिल और गाड़ियां सिर्फ इसलिए चलाती हूँ कि उसके थ्रू मुझे थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिसे मैं अपने खेलों में लगाती हूँ। बिल्कुल। दीपा जी कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। जी। एक सक्सेसफुल औरत के पीछे क्या कोई खासतौर से पति की बात नहीं हुई आपकी, फैमिली के सपोर्ट की बात नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के दीपा मलिक नहीं बन सकती? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर यही सवाल आपने मेरे हस्बैंड से किया होता तो अक्सर मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप मुझसे परेशान नहीं हुए या मेरी बीमारी से परेशान नहीं हुए। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम रोती धोती होती हर टाइम तो कोई तो शायद हिचकिचाहट होती, तुमने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। सो इट इज़ नॉट मी हु हैज़ डन इट, इट इज़ एक्चुअली तुमने ही एक माहौल ऐसा बना के रखा जिसमें तुमने डिसेबिलिटी को कभी कोई इशू ही नहीं बनाया। ये तो डेफिनेटली कहूँगी कि अगर मेरी हर एक्टिविटी में जब मुझे 90% लोग ये कहते थे दीपा यमुना नदी पार करेगी, इसका दिमाग ख़राब है, दीपा हिमालय में जाके गाड़ी चढ़ा देगी, इसका तो जाते ही कोलैप्स हो जाएगी, हाई ऑल्टीट्यूड इसकी बॉडी ले ही नहीं सकती। ऐसे कुछ मौके थे जिसमें मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा दीपा यू कैन डू इट। तो एक उस इंसान से की एक लाइन, बेशक अगर वो मेरे साथ नहीं भी होते हैं, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय दूंगी अपनी दोनों बेटियों को भी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी 2 बेटियां हुई, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहीं और मुझे बेड पेन देना, मुझे कपड़े बदलवाना, मेरे को नहलवाना, जब तक मैंने खुद अपने शरीर को नहीं सीखा उन 2 छोटी छोटी बच्चियों ने मेरे साथ किया। तो एक वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही। मैं बहुत भाग्यशाली रही कि जब मैं अपनी हॉस्पिटलाइजेशन या एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ तो मैं ससुराल से जाती हूँ, मायके से नहीं जाती हूँ। चलते चलते अब दीपा मलिक का सपना क्या है? दीपा मलिक का सपना है, आई थिंक मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, पैनल्स में बुलाया जाता है विमेन एम्पावरमेंट की बात करने में। मैं समझती हूँ कि हमारा देश उस दिन विमेन एम्पावरमेंट पे खरा उतरेगा जब हर डिसेबल्ड लेडी पढ़ने जा पाएगी, हर वो लड़की एक्सेप्ट की जाएगी, हर उस लड़की का इस समाज में विवाह होगा, हर उस लड़की को एक आर्थिक रूप से एक स्वतंत्रता मिलेगी और एक व्हीलचेयर एमिकेबल या डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मिलेगा। तो एक वो बहुत बड़ा सपना है कि अपने देश को ऐसा देखूं। जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। हम चाहते हैं दीपा मलिक के सारे सपने पूरे हों और दीपा मलिक जैसी तमाम औरतों के वो सारे सपने पूरे हों और वो इस देश की तेजस्विनी, एक सही मायने की तेजस्विनी बने। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।